हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश वाले पांडे सर। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन का ये पार्ट 8 है जिसमें एक्टिव पैसिव टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक एक्टिव पैसिव टॉपिक का ये अंतिम वीडियो है। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो इसकी पहली वाली प्लेलिस्ट बनाई गई है, उस प्लेलिस्ट में इससे पहले वाली वीडियो है, आप जाइएगा चैनल पर और प्लेलिस्ट बनी है, उसको वीडियो को जरूर देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये 12th ग्रामर का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जिसमें पार्ट 7 तक पढ़ा दिया गया है। ये पार्ट 8वां है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों में परिवर्तन। ऐसे वाक्य जिनमें दो ऑब्जेक्ट हों उनको कैसे परिवर्तन किया जाएगा, इस बात को हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा टॉपिक पर चलते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट होते हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें एक होता है दो ऑब्जेक्ट में, जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं प्यारे बच्चों, तो एक तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जो प्यारे बच्चों जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका होता है, क्या होता है? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो क्या होता है? वह निर्जीव होता है। याद रखना इस चीज को, वह निर्जीव होता है। पहले हमें याद करना होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? निर्जीव होगा। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होता है? वो सजीव होता है। ठीक है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सजीव होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सजीव होता है। एक तरीका और भी है इसको पहचानने का, ठीक है प्यारे बच्चों, कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको वर्ब से पहले अगर क्या शब्द लगा दिया जाए तो जो उत्तर निकल के आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इतना मत आप जानिए, आप लोग बड़े क्लास के बच्चे हैं, बस इतना जानिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सजीव होता है। ठीक है, इसका जो नियम है प्यारे बच्चों, कह रहा यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, इस दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, इसको दोनों तरीके से बनाया जा सकता है बेटा, लेकिन कह रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाना अधिक अच्छा माना जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट, ये रूल है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या कहता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बेटा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट बनाया जाना ज्यादा अच्छा माना जाता है, ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए हम ज्यादा फोकस करेंगे कि जो हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बने वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बनाएंगे तो भी हमारा सही है। चलिए देख लीजिए, कह रहा रूल, अब नियम आपका है, पॉइंट है बेटा, कह रहा है कि यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बेटा पैसिव वॉइस का अगर सब्जेक्ट बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? सब्जेक्ट। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाए ना, तो वर्ब और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। वर्ब के बाद टू, तब इनडायरेक्ट लगेगा, तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगेगा। इस बात को याद रखना है आपको, वर्ब के बाद ठीक है बेटा, वर्ब के बाद टू लगेगा तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगेगा। कब? जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनेगा। और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हो तो ये कुछ नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान रखना है। सीधे आ जाते हैं किस पर? अपने प्रश्न पर, और देख लेते हैं, तुरंत यही आपको समझा देते हैं कि कैसे बनेगा। ज्यादा इसमें 3-5 करने की जरूरत नहीं। ठीक है भैया, तो हो जाएगा डॉक्टर अलख नारायण टीचर्स मी केमिस्ट्री। डॉक्टर अलख नारायण टीचर्स मी केमिस्ट्री। लो अब देखो भैया,
ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और मी भी एक मी ऑब्जेक्ट है, दूसरा है केमिस्ट्री ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट आपके हो गए, एक मी है ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या है, केमिस्ट्री ऑब्जेक्ट है। अब बेटा पहले इसमें हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा, ठीक है। तो अभी तो हमने बताया था आपको, अभी तो बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, निर्जीव होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सजीव होता है। तो चलो इसमें निर्जीव और सजीव ढूंढ लो। करा मी मतलब मुझे, और मैं सजीव हूं कि निर्जीव हूं, मैं बताओ सजीव हूं कि निर्जीव हूं, मैं सजीव हूं ना। तो कह रहा है, देखिए रूल कहिए, कह रहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, निर्जीव। तो जो मी आ गया ये सजीव है, तो यह कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया प्यारे बच्चों, तो यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हो गया, मी सजीव है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और केमिस्ट्री आपका क्या है, निर्जीव है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो केमिस्ट्री कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट। तो कह रहा है जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो वर्ब के बाद और इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू लगाना होगा। चलो लगा के देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री को सबसे पहले लिख लो, तो लिख लो भैया केमिस्ट्री का केमिस्ट्री हो जाएगा, हो गया केमिस्ट्री। अब यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, फर्स्ट फॉर्म माने इज एम आर, तो केमिस्ट्री सिंगुलर है तो यहां इज हो जाएगा, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट होता है, तो केमिस्ट्री इज टाट। अब यहां देखो मी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको लिखना होगा, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगाना है, टू लगाना है, क्योंकि यह रूल आपका है। यही तो अभी हम बताए थे कि यदि जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाए ना, तो वर्ब देखो टू आपका टाट था, इसके बाद टू और क्या है, इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगाना है, टू लगाना है, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग अवश्य करना है। तो केमिस्ट्री इज टाट टू मी किसके द्वारा, बाई अलख नारायण, बाई डॉक्टर अलख नारायण, बाई डॉक्टर अलख नारायण। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अगर इसको दूसरे तरीके से बनाया जाए बेटा, अगर इसको दूसरे तरीके से सेंटेंस लिख लो फिर से, अगर इसको दूसरे तरीके से बनाया जाए, सेंटेंस क्या था कि डॉक्टर अलख नारायण टीचेज मी केमिस्ट्री। ठीक है, तो अभी तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट केमिस्ट्री से हमने बनाया, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी से बनाते हैं। तो मी को जब आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आई, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आई के साथ क्या लग जाएगा, एम, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट, तो आई एम टाट। अब यहां पर केमिस्ट्री बच रहा है, लेकिन इससे पहले टू आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगेगा। तो इस केमिस्ट्री को ऐसे ही लिख देंगे, इससे पहले टू नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई एम टाट केमिस्ट्री बाई कौन, बाई डॉक्टर अलख नारायण। ठीक है, समझ में आया बात। चलो दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा सेंटेंस है, द टीचर टोल्ड अस अ जोक। द टीचर टोल्ड अस अ जोक। अब इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। तो ये द टीचर सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड आपका वर्ब हो गया, एक तो अस हो गया आपका और एक हो गया अजोक, दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो अस देखो, अस मतलब हम हो गए, अस मतलब हम हो गए, और हम सारे हो गए, और हम क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, जो सजीव होता है बेटा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो सजीव होता है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट। और अजोक क्या है, निर्जीव। एक कोई जोक है, कोई मजाक वाला चीज है भैया, तो ये क्या हो गया, ये निर्जीव हो गया, ये निर्जीव हो गया। और जो निर्जीव हो गया वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हो गया, तो बेटा हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफर करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो अजोक को हम पहले ले लेंगे, तो अजोक हमारा क्या हो गया, आगे आ गया, तो अजोक हो गया। ठीक है बच्चा,
समझ में आ रहा है। अब बेटा यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म नहीं है, बीच में एच भी नहीं है। ऐसे सिचुएशन में वाज या वर लगता है, तो एक जोक की बात कर रहा है तो यहाँ क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, और टोल्ड का टोल्ड ही रहेगा। ठीक है, तो अ जोक वाज टोल्ड। ठीक बेटा, अब क्या लिखोगे, अब ये अस लिखना है आपको, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगाना है, इससे पहले आपको क्या लगाना है, प्रीपोजिशन टू लगाना है। ठीक है, इससे पहले क्या लगाओगे, प्रीपोजिशन टू लगाओगे, तो लिख दो टू, और क्या हो गया, अस हो गया। ठीक है बच्चा, तो अ जोक वाज टोल्ड टू अस किसके द्वारा, बाय द टीचर, तो लिख दो बाय द टीचर। आपका सेंटेंस बेटा बन गया। ठीक है, आपका सेंटेंस क्या हुआ, बन गया। क्लियर। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस आपके लिए है, अमित हैज नॉट सेंट मी द फाइल। अमित हैज नॉट सेंट मी द फाइल। ठीक है, अगला सेंटेंस, ही गेव हिज सिस्टर अ कार। ही गेव हिज सिस्टर अ कार। फटाक से इसको बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए भैया। अगर अच्छा बना है, बढ़िया बना है, सुंदर बना है, हम समझ जाएंगे कि आप क्या हो गया, आप सेंटेंस जान चुके हैं पूरी तरीके से। ठीक है भैया, ऐसे बनाओगे हमें अच्छा लगेगा, हमें पता चल जाएगा कि आप क्या कर चुके हैं, सेंटेंस को समझ चुके हैं, रूल को जान चुके हैं। ठीक है, चलिए अब अगले पर आते हैं बच्चा। तो अगला आपका है जो लेट से आरंभ होते हैं सेंटेंस। कौन से वाक्य, लेट से आरंभ होंगे। जो लेट से आरंभ होते हैं उनका हम लोग पैसिव वॉइस देखने वाले हैं कि ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जो बेटा लेट से आरंभ होते हैं, जैसे लेट हिम राइट अ पोयम। ठीक है, लेट हिम राइट अ पोयम। आपको कुछ नहीं करना है, लेट का लेट ही रहने दीजिए। लेट का क्या करिए, लेट का लेट ही रहने दीजिए। अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आगे ले आइए, तो लेट ऑब्जेक्ट को अब आगे ले आइए, तो आप पोएम को यहां लिख दीजिए। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है बेटा, बताइएगा। अब आपके इसके बाद आपको क्या करना है, तुरंत ही बी लगा दीजिए। ठीक है, तुरंत क्या कर दीजिए, तुरंत बी लगा दीजिए। लगा दिया। अब राइट का थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न हो गया। अब बाई लगा दो और हिम का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, बन गया सेंटेंस आपका। ठीक, बन गया सेंटेंस। तो लेट हो जाएगा, देख लो, सबसे पहले लेट लिख दो, उसके बाद जो यहां पर ऑब्जेक्ट हो यहां लिख लो। ठीक है, लिख लो, उसके बाद क्या करो, बी लगा लो, उसके बाद क्या लगाओ, बी लगाओ। ठीक, उसके बाद क्या लगाओ, बी लगाओ, बी लगा लिए ना। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दो, फिर जो बच्चा बाई लगा कर ठोक दो। दूसरा सेंटेंस देख लो भैया, दूसरा सेंटेंस देख लो कि लेट मी फिनिश द टास्क। लेट मी फिनिश द टास्क। लेट मी फिनिश द टास्क। ठीक है, चलो इसको बना लेते हैं, इसको भैया बना लेते हैं। तो हो जाएगा लेट द टास्क आगे आ जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका, टेंशन नहीं लेने को, इसका दूसरा भी तरीका है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने को। लेट द टास्क, उसके बाद बी लगाओ और फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। लेट द टास्क बी फिनिश्ड बाई मी। ठीक है बच्चा, समझ में आई। चलिए अगर इसको क्या करें, अभी दे दिया जाए लेट मी फिनिश। ठीक है भैया, क्या करते, कह रहा है कि लेट से आरंभ होने वाले वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों को, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों को कैसे पैसिव वॉइस में बदला जाएगा। ठीक है अच्छा, अब इसको लेट से आप नहीं बना सकते, बना पाओ तो बना दो, नहीं बन सकता ना, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, यू आर रिक्वेस्टेड लगाना होगा बेटा। तो यू आर
यू आर रिक्वेस्टेड टू, पूरा जोड़ दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश। अब ये जो ऊपर वाले जितने सेंटेंस बनाए हो ना, सब में लेट, सब में यू आर रिक्वेस्टेड लगा सकते हो। जैसे लेट हिम राइट अ पोएम था, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको बेटा लिख सकते हो कि यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट हिम राइट अ पोएम। अब जो आपको सरल लगे वही बना लीजिएगा, टू लेट हिम राइट अ पोएम। ठीक है, सब में जो लेट से आरंभ होगा ना, उसमें सब में आप क्या लगा सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा सकते हो, सब में लगा सकते हो। जैसे क्या था, लेट द टास्क बी फिनिश, लेट मी फिनिश द टास्क, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी फिनिश द टास्क, टू लेट मी फिनिश द टास्क, फिनिश द टास्क। जितने भी लेट से आरंभ होंगे बेटा, जितने भी वाक्य क्या होंगे, लेट से आरंभ होंगे, जितने भी वाक्य बेटा लेट से आरंभ होंगे, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर देना, यू आर रिक्वेस्टेड लिख देना। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखने के बाद फिर लेट से जो आरंभ होगा पूरा लेट वाले वाक्य को पूरा क्या कर लेना है, जोड़ लेना। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखने के बाद जो लेट वाला वाक्य होगा पीछे जोड़ लेना है, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया बच्चा, आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत, चलिए अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। अगला टॉपिक आपका है इन्फिनिटिव टू वाले वाक्यों में परिवर्तन। इन्फिनिटिव टू वाले वाक्य में परिवर्तन, टू वाले वाक्य में परिवर्तन। ठीक है, इन्फिनिटिव टू वाले वाक्यों बेटा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर हम क्या कर दे, टू जोड़ दे, टू जोड़ दे, तो वो क्या बन जाता है, वह इन्फिनिटिव बन जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाता है बेटा, इन्फिनिटिव। जैसे क्या है, टू लगा दिया जाए तो रीड, टू रीड कर दिया जाए तो इन्फिनिटिव। कह रहा है वाक है, वाक से पहले अगर टू लगा दिया जाए, टू वाक कर दिया जाए तो इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है बच्चा, समझ में आई बात, आ रही नहीं आ रही है। अगर राइट है, क्या है, राइट है, राइट मतलब लिखना होता है, और इससे पहले क्या लगा दे, टू लगा दे, तो क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। समझ में आई बात। वह बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा दिया जाए, अगर टू लगा दिया जाए तो वो इन्फिनिटिव कहलाने लगता है। ठीक है बच्चा, इन्फिनिटिव कहलाने लगता है। ठीक, तो ऐसे वाक्य में जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बेटा और मेन वर्ब से पहले इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया गया हो, उन्हें पैसिव बदलते समय इन्फिनिटिव टू के बाद जो इन्फिनिटिव टू आपका होता है, इसी के बाद आपको क्या लगा देना होता है, बी लगा देना होता है। ठीक है, इन्फिनिटिव टू के बाद ही तुरंत क्या कर देना होता है, बी लगा देना होता है। जैसे देख लीजिए, सेंटेंस आपका है कि आई एम टू राइट अ लेटर, आई एम टू राइट अ लेटर। अब देखो यहां पर क्या है बेटा, ये जो है, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब आपका ये है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, सिर्फ ये देखो बीच में टू दिया गया है टू, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले अगर टू लगा दिया गया है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय टू के बाद ही आपको क्या करना है, बी लगा देना। अब इसमें ये नहीं देखना है कि वर्ब का कौन सा फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें ये लगेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बी लग रहा है। अब जब बी लग रहा है तो इसमें आपको कुछ देखना नहीं, चाहे जो भी हो, आपको सिर्फ बी ही लगा देना, चाहे जिस वर्ब का फॉर्म हो, सिर्फ क्या लगाना है, बी लगाना। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटिव है। तो चलिए अ लेटर को आगे देख लीजिए। तो अ लेटर आपका क्या हो गया बेटा, आगे आ गया। अब यहां पर आई था तो एम था, क्या था, आई था तो एम था, अ लेटर है तो इज नहीं हो जाएगा। और यहां देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद टू है, तो यहां भी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू ही लिख दो। और टू के बाद रूल कहता है कि इन्फिनिटिव में क्या लगा दो, बी लगा दो, तो टू के बाद बी लगा दिया। और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन होता है। ठीक है, तो अ लेटर इज टू बी रिटन। अब बाई क्या है, बाई मी, सेंटेंस आपका बन गया बेटा। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। ही इज टू किल अ स्नेक, ही इज टू किल
अ स्नेक, ही इज टू किल अ स्नेक। ठीक है बच्चा, तो चलिए देख लेते हैं। यहां भी देखो टू लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद और हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले देखो टू लगा है। तो अब जहां इन्फिनेटिव टू लगा होगा ध्यान रखना वहां सिर्फ बी लगेगा। यहां पर हमें वर्ब के फॉर्म में नहीं पहचानना कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर, सेकंड फॉर्म हो तो वाज वर, थर्ड फॉर्म हो तो बी ना, क्योंकि यहां पर टू लगा है। टू के लिए ऑलरेडी तुम्हारा बी का प्रयोग हो रहा है। तो जब बी का प्रयोग हो रहा है तो हमें दूसरा लाने की जरूरत है ही नहीं बेटा। तो स्नेक आपका आगे आ जाएगा, आ स्नेक हो गया। और इज का क्या हो जाएगा, इज ही, बस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड में परिवर्तन होता रहेगा, बाकी टेंस नहीं बदलेगा इसका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर हो जाएगा, सेकंड फॉर्म है तो वाज वर, नहीं, क्योंकि बी आपका ऑलरेडी चेंज हो रहा है। देखो बी लग रहा है, तो स्नेक इज। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ टू लगा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद भी टू लगा दो, टू के बाद क्या लगाओगे, बी लगाओगे। तो स्नेक इज टू बी, और किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, किल का थर्ड फॉर्म होता है किल्ड। ठीक है, तो स्नेक इज टू बी किल्ड बाई, किल्ड बाई क्या हो गया, ही का क्या हो गया, हिम हो गया। ठीक है, तो हो गया स्नेक इज टू बी किल्ड बाई हिम। ठीक, चलिए अगला सेंटेंस आप समझ गए होंगे, हम दे रहे सेंटेंस आप बनाइए। अगला सेंटेंस है सी वाज टू बाई, सी वाज टू बाई अ हाउस, सी वाज टू बाई अ हाउस। ठीक है, दे वर टू हेल्प मी, दे वर टू हेल्प मी। ठीक है, दे वर टू हेल्प मी। राकेश हैज टू टीच देम, राकेश हैज टू टीच देम। ठीक है, ये तीन सेंटेंस आपको बनाना है। समझ में आया है, कोई दिक्कत हो तो बनवा दे, बना लोगे ना, चलिए ठीक। चलिए अगला सेंटेंस, अगला टॉपिक इन्फिनेटिव में अगला टॉपिक है बेटा, कह रहा है कि ऐसे वाक्य जिनमें गोइंग के बाद और मेन वर्ब से पहले, ऐसे वाक्य जिनमें बेटा गोइंग, गोइंग के बाद और मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले क्या हो, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया गया हो। गोइंग के बाद और मेन वर्ब से पहले क्या किया गया हो, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया गया हो, टू का प्रयोग किया गया हो, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया गया हो, किया गया हो। ठीक है बेटा, कह रहा गोइंग के बाद और मेन वर्ब से पहले इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया गया हो, तो पैसिव में बदलते समय इन्फिनेटिव टू के बाद ही बी का प्रयोग करेंगे। तो इन्फिनेटिव टू जो है के बाद हम क्या करेंगे, बाद बी का प्रयोग करेंगे। इन्फिनेटिव टू के बाद ही बेटा हम बी का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस आपका कह रहा है कि आई एम गोइंग टू राइट अ नॉवेल। देखिएगा, आई एम गोइंग टू राइट अ नॉवेल, आई एम गोइंग टू राइट अ नॉवेल। अब यहां देखो गोइंग दे रखा है बेटा। अब गोइंग के बाद टू है और मेन वर्ब से पहले टू है, तो इस गोइंग में भी ना परिवर्तन होगा ना टू में परिवर्तन होगा, इस बात को याद रखना। देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद गोइंग लिखा जाएगा, गोइंग के बाद टू लिखा जाएगा। ठीक है, और टू के बाद आपको बी लगा देना, बस इतना ध्यान रखना है। तो और नॉवेल को आगे ले आओ, तो क्या हो गया, और नॉवेल आगे आ गया। और यहाँ आई है तो एम है, यहाँ एक वचन है, सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद गोइंग लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद गोइंग लिख दो, यहाँ लिखा है ना। अब गोइंग के बाद क्या लिखा, टू लिखा, तो गोइंग के बाद टू लिख दो। अब इसके बाद टू के बाद क्या लगाओगे, बी लगाओगे, तो बी लगा दो। तो नॉवेल इज गोइंग टू बी, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, रिटन हो जाएगी। ठीक है, तो नॉवेल इज गोइंग टू बी रिटन बाई आई का क्या हो गया, मी हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, आ गई बात समझ में, अच्छी बात है, बात समझ में आनी चाहिए। चलिए अगला आप बना के कमेंट में करिएगा। दे वर गोइंग टू मेक अ फिल्म, देवर गोइंग टू
मेक अ फिल्म। सेंटेंस बना के कमेंट करिएगा भैया। इसको बनाना है, दे वर गोइंग टू मेक अ फिल्म, इसको आपको बनाना है। ठीक है बच्चा, इसको आपको क्या करना है, बना देना है। ठीक, चलिए ऐसे वाक्य जो इट इज टाइम से शुरू है, कुछ छोड़ना नहीं है भैया। इट इज टाइम से आरंभ होने वाले वाक्यों का पैसिव, इट इज टाइम से आरंभ होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस। इट इज टाइम से आरंभ होने वाले वाक्यों का पैसिव हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। इट इज टाइम से जो आरंभ होते हैं उनका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा बेटा। इसका फार्मूला है कि सबसे पहले लिख दो इट इज टाइम प्लस फॉर लगा दो, प्लस लगा दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी कर दो, प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आपका फार्मूला बनेगा किसके लिए, इट इज टाइम के लिए। इट इज टाइम के लिए आपका ये क्या है, फार्मूला है। सेंटेंस आपका है इट इज टाइम टू शट द शॉप, इट इज टाइम टू शट द शॉप, इट इज टाइम टू शट द शॉप। ये आपका सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में हम लोग बनाएंगे। तो इट इज टाइम का इट इज टाइम ही लिखा रहेगा क्योंकि हमारा फार्मूला यही कहता है। तो इट इज टाइम का इट इज टाइम लिखा रहेगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, फॉर लिखना है तो फॉर लिख दो। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट क्या है, द शॉप है, तो द शॉप हमारा ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, हमने इसको लिख दिया। ठीक है बच्चा, उसके बाद अब क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है टू बी, तो यहां पर लिख दो टू बी लिख दो। ठीक है, और फिर क्या बचा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म शट है और शट का तीनों फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों, शट होता है। सेंटेंस आपका बन गया। तो हो गया इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। सेंटेंस आपका एकदम क्लियर हो गया। ठीक है बच्चा, चलिए इस पे भी एक सेंटेंस दिए रहे हैं, बना के कमेंट कर दीजिएगा। इट इज टाइम टू टेक द लंच, इट इज टाइम टू टेक द लंच। ठीक, इसको आपको बना के कमेंट करना। हम कमेंट पढ़ते हैं, रिप्लाई भी करते हैं। अगर गलत होगा तो हम बताएंगे, अगर सही है तो आपको बताएंगे कि आपका सही है। ठीक है बच्चा, चलिए ठीक, अगला टॉपिक है जिसमें क्या हो जाए, ऐसे वाक्य जिनमें मेन वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ा हो। ठीक है भैया, ऐसे वाक्य चलिए देख लेते हैं। ऐसे वाक्य बेटा जिनमें जो मेन वर्ब आपका होता है, मेन वर्ब के साथ क्या जुड़ा हो बेटा, प्रीपोजिशन जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जानते हैं आप लोग, मेन वर्ब के साथ क्या जुड़ा हो, प्रीपोजिशन जुड़ा हो, तो उसको पैसिव वॉइस बदलते समय जो प्रीपोजिशन होगा ना, इसके स्थान में, प्रीपोजिशन के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जहां पर रहेगा वहीं पर रहेगा, प्रीपोजिशन के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चा, प्रीपोजिशन अपने स्थान पर आएगा। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस आपका कह रहा है प्यारे बच्चों कि शी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, शी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें बी यू का नहीं बता रहा है कि इसमें बी लगा दो, तो कुछ नहीं बता रहा है, तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ ये आफ्टर आपका प्रीपोजिशन है तो ये वर्ब के फॉर्म के बाद आया है, तो वर्ब के फॉर्म के बाद ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो हर चिल्ड्रन आगे आ जाएगा, आ गया। चलिए हर चिल्ड्रन क्या हो गया, आगे आ गया मेरे बच्चों। और यहां पर वर्ब का लगा है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ईजेएमआर, और हर चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल होता है, तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। हर चिल्ड्रन आर। और लुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, लुक का थर्ड फॉर्म होता है प्यारे बच्चों लुक्ड, तो हर चिल्ड्रन आर लुक्ड। ठीक है, अब देखो इसी के बाद तो प्रीपोजिशन है, लुक के बाद तो प्रीपोजिशन था, तो लुक के बाद हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन लगा देना है आफ्टर। अब उसके बाद क्या लिखोगे, बाई।
ठीक है। और क्या बचा, सी का क्या हो गया, हर हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है ही लाफ्ड, ही लाफ्ड, ही लाफ्ड एट देम। अब यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म यानी वाज या वर, तो देम को आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दे हो जाएगा, हो जाएगा। और दे के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है। तो देवर और लाफ्ड का थर्ड फॉर्म लाफ्ड ही होगा। अब इसी के बाद देखो प्रीपोजिशन एट लगा है, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन है मेन वर्ब के बाद, तो मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगा दो, प्रीपोजिशन के स्थान में कोई बदलाव नहीं होगा। तो देवर लाफ्ड एट, अब क्या लगाओगे, बाई लगाओगे और ही का क्या हो गया, हिम हो गया, फुल स्टॉप। ठीक है बच्चा, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया, ठीक, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अगला सेंटेंस आप लोग बनाइएगा, द थीप broke into the pet shop, द थीप ब्रोक इनटू द पेट शॉप। ठीक है, ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन है। तो द थीप ब्रोक इनटू द पेट शॉप, ये आपका क्या हो गया, ये सेंटेंस है। आपको इसको प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको बनाना है, और बनाकर क्या करना है बच्चा, आपको आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, जिससे हम देख सके कि आपने क्या बनाया है। ठीक है, चलिए अब अगले की ओर चलते हैं बेटा। कुछ विशेष जो है, कुछ विशेष की ओर हम लोग चलते हैं। कुछ विशेष ध्यान देने योग्य वाली चीजें हैं जिसको परीक्षा में पूछा जाता है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो उन विशेष पर फोकस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो विशेष आपका है, डाल दीजिएगा हेडिंग जो भी लिख रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं। विशेष, विशेष में है बेटा नो तथा ऑब्लिक के बाद बाई का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन, नो तथा ऑब्लिक के साथ जहां पर बाई लगता था वहां पर क्या लगाओगे, टू लगाओगे। याद रख, जब वर्ब आपका नो आ जाए या ऑब्लिक आ जाए तो वहां पर बाई नहीं लगाना है, वहां पर क्या लगाना है, टू लगाना है। जैसे सेंटेंस आपका है कि यू विल ऑब्लिक मी, ठीक है। तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और यू के साथ बिल लगा है तो आई के साथ क्या लग जाएगा, सैल लग जाएगा। और जहां बिल सैल मॉडल वर्ब होता है वहां क्या लगता है, बी लग जाता है। तो हो जाएगा आई सैल बी, और ऑब्लिक का थर्ड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑब्लिक्ड हो जाता है। अब यहां पर देखो वर्ब क्या है, ऑब्लिक है, यहां बाई लगाते थे, अब बाई ना लगाकर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो हो जाएगा आई सैल बी ऑब्लिक्ड टू यू। ठीक है, आई शैल बी ऑब्लिक टू यू, सेंटेंस आपका बन गया। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। देख लें दूसरा सेंटेंस, ना देख रहने दें, देख लो भैया, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है आई नो हिम। ठीक है, तो अगला सेंटेंस आपका है प्यारे बच्चों कि आई नो हिम। चलो इसको बना लेते हैं। तो हिम का क्या हो जाएगा, हिम का हो जाएगा ही। और यहां वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है नो, न्यू, नोन। पहला फॉर्म नो, दूसरा फॉर्म ये के एन यू न्यू, तीसरा फॉर्म के एन ओ डब्ल्यू एन नोन होता है। तो ही का हिम, और ही के साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर ही लगाओगे, तो ही इज। और नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन होता है। तो ही इज नोन, अब बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टू, और आई का क्या हो जाएगा, मी। तो हो जाएगा ही इज नोन टू मी। क्लियर ना। चलिए अगले पेज में करेक्ट, कंटेंट तथा इंटरेस्टेड के बाद इन का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है बच्चा किसका, कंटेंट तथा, कंटेंट और तथा बता रहा है किसके बाद, इंटरेस्टेड के बाद। ये टॉपिक भी ऐसे अपवाद के श्रेणी में आते हैं बेटा, यही परीक्षा में पूछ के आप लोगों को परेशान कर देगा, इस बात को ध्यान रखना।
कंटेंड तथा इंटरेस्टेड के बाद किसका प्रयोग करोगे, इन का प्रयोग करोगे, बाई के जगह पर क्या लगाओगे, इन लगाओगे। ठीक है, सेंटेंस देख लो। सेंटेंस आपका है कि द बैग कंटेन्स मेनी थिंग्स, द बैग कंटेन्स मेनी थिंग्स, द बैग कंटेन्स मेनी थिंग्स। ठीक है बच्चा, अब यहां पर देखो कंटेन है, ये कंटेन का सेकंड या थर्ड फॉर्म कंटेन है, बात दोनों एक ही है, तो मेनी थिंग्स आगे आ जाएगा भैया, मेनी थिंग्स क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। अब यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है यानी इज एम आर, और मेनी थिंग्स मतलब बहुत सारी चीजें, तो इसीलिए यहां क्या लग जाएगा, आर हो जाएगा। अब कंटेन का थर्ड फॉर्म होता है कंटेन्ड। अब देखो कंटेंट आ गया ना, अब किसका प्रयोग करोगे, इन का प्रयोग करोगे बाई के जगह पर, तो इन क्या बचा, द बैग, तो लिख दो इन द बैग, सेंटेंस आपका बन गया। ठीक है बच्चा, चलिए अगले की ओर चलते हैं। दिस फिल्म इंटरेस्ट मी, एक एग्जाम्पल और देख लो भैया, हम नहीं चाहते कोई चीज छूटे। दिस फिल्म इंटरेस्ट, INTERESTS, इंटरेस्ट मी, दिस फिल्म इंटरेस्ट मी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो मी का हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या लग जाएगा, एम। ठीक है, क्योंकि वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो आई एम, और इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा बच्चा, इंटरेस्टेड हो जाएगा। अब हो जाएगा यहां पर इंटरेस्टेड है ना, इंटरेस्टेड है तो किसका प्रयोग कर दोगे, इन का प्रयोग करोगे, तो इन दिस फिल्म, इन दिस फिल्म, सेंटेंस आपका क्या हुआ, बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है बेटा डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिसअपॉइंटेड। ठीक है भैया, डिसअपॉइंटेड, और कौन सा है, डिसप्लीज्ड है, डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड। ठीक है, डिस्ट्रेस्ड हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, सरप्राइज्ड। ठीक है बच्चा, सरप्राइज्ड हो गया, लाफ्ड हो गया, लाफ्ड, लाफ्ड हो गया, और क्या हो गया, अलार्म्ड हो गया, अलार्म्ड हो गया, अलार्म्ड हो गया। जैसे शब्दों के बाद जहां बाई लगाते थे उनके साथ आपको क्या लगाना है, एट का प्रयोग करना है। अगर ये शब्द आते हैं, डिसअपॉइंटेड आता है, डिसप्लीज आता है, डिस्ट्रेस्ड आता है बेटा, एस्टोनिश्ड आता है, सरप्राइज्ड आता है, लाफ्ड आता है, एट आता है, अलार्म आता है, तो उसके जगह पर आप बाई के जगह पर आप इनके लिए किसका प्रयोग करोगे, एट का प्रयोग करोगे। ठीक है बच्चा, समझ में आया। चलिए देखिए सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आपका कह रहा है कि योर जो है फेलियर, योर फेलियर डिस्ट्रेस्ड मी, डिस्ट्रेस्ड मी, योर फेलियर डिस्ट्रेस्ड मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो आई के साथ क्या लगा दोगे, वाज, तो आई वाज, और डिस्ट्रेस्ड का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस्ड ही हो जाएगा। तो आई वॉज डिस्ट्रेस्ड एट क्या बचा, योर फेलियर, योर फेलियर। ठीक है भैया, क्यों यहां एट लगा, क्योंकि यहां डिस्ट्रेस्ड आया हुआ था। बात समझ में आई नहीं आई। चलिए ठीक है, अगला कह रहा माई र्यूड बिहेवियर डिस्प्लीज्ड हिम, माई र्यूड बिहेवियर, माई र्यूड बिहेवियर क्या कर रही है, डिस्प्लीज्ड कर रही है, उसको क्या कर रही है बेटा, डिस्प्लीज्ड कर रही है, डिस्प्लीज्ड हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है तो हिम का हो गया ही, और ही के साथ वाज, क्योंकि यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा, यहां डिस्प्लीज लगा है यानी एट हो जाएगा, तो ही वाज डिस्प्लीज्ड, ही वाज क्या हो गया, डिस्प्लीज्ड हो गया, किस पर, एट लगेगा, क्योंकि यहां क्या लिखा है, डिस्प्लीज लिखा है, ये देखो डिस्प्लीज वाले वाक्य, एट क्या है, एट माई र्यूड बिहेवियर, तो एट माई र्यूड बिहेवियर, एट माई र्यूड बिहेवियर, सेंटेंस आपका बन गया। बात समझ में आई बेटा, आ रही है ना, ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे इसको बनाना है। ठीक है, चलिए
अगला देख लेते हैं कि ही लाफ्ड एट मी। सेंटेंस अगला आपका है ही लाफ्ड एट मी। तो हो जाएगा, ये तो प्रीपोजिशन वाला हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस हैं, ये लाफ्ड एट बाई दोनों लग जाएगा। अगला देख लेते हैं, हिज फूलिशनेस सरप्राइज्ड मी। हिज फूलिशनेस सरप्राइज्ड मी, ठीक है, सरप्राइज्ड मी। अब यहां भी देखो सरप्राइज्ड आ गया, यानी कि एट का प्रयोग होगा, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ वाज लग जाएगा, क्योंकि यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज फूलिशनेस, एट हिज फूलिशनेस, फुल स्टॉप। सेंटेंस आपका क्या हो गया भैया, बन गया, ठीक है, बन गया। समझ में आ रहा है बच्चा, आ रहा है ना, चलिए अच्छी बात है, आना भी चाहिए। अगला है, अगला सेंटेंस, अगला पॉइंट और शायद अंतिम पॉइंट है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि अगर क्या आ जाए, प्लीज आ जाए बच्चा, अगर क्या आ जाए, प्लीज आ जाए, और क्या आ जाए, चार्म आ जाए, प्लीज आ जाए, चार्म आ जाए, और क्या आ जाए, सेटिस्फाई आ जाए, सेटिस्फाई आ जाए, और डिस्गस्ट आ जाए, तो इनके बाद आप किसका प्रयोग करोगे, विथ का प्रयोग करोगे। याद रखना, जहां बाई का प्रयोग होता है वहां पर क्या लगाओगे, विथ का प्रयोग लगाओगे। सेंटेंस देख लो, हिज ट्रीटमेंट प्लीज्ड मी, हिज ट्रीटमेंट प्लीज्ड मी, हिज ट्रीटमेंट प्लीज्ड मी। अब यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है बेटा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो ये थर्ड फॉर्म हो जाता। तो मी का हो जाएगा आई, और आई वाज, और प्लीज्ड का क्या हो जाएगा, प्लीज्ड हो जाएगा। तो आई वाज प्लीज्ड, अब क्या लगाओगे, विथ लगाओगे, क्योंकि अगर आप प्लीज, चार्म, सेटिस्फाइड, डिस्गस्ट अगर ये आते हैं तो विथ लगेगा। तो आई वाज प्लीज्ड विथ क्या, हिज ट्रीटमेंट, हिज ट्रीटमेंट। सेंटेंस आपका बन गया, ठीक है, तो हो जाएगा आई वाज प्लीज्ड विथ हिज ट्रीटमेंट। अगला सेंटेंस देख लीजिए, अगला सेंटेंस आपका है कि माई वर्क विल सेटिस्फाई यू, माई वर्क विल सेटिस्फाई यू, माई वर्क विल सेटिस्फाई यू। तो यू का हो जाएगा, यू आगे आ जाएगा, यू आगे आ जाएगा बेटा, ठीक है, और यहाँ बिल है तो बिल का बिल ही रहेगा, उसके बाद क्या लगा दोगे, बी लगा दोगे। और सेटिस्फाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड। तो यू विल बी सेटिस्फाइड किसके साथ, सेटिस्फाई के लिए आपको क्या लगाना है, विथ लगाना है। तो यू विल बी सेटिस्फाइड विथ क्या, माई वर्क, ठीक है भैया। एक्टिव पैसिव समझ खत्म हो गया ट्रांसफॉर्मेशन में आपका। अब ठीक है, अब कल से जो है इसका अगला टॉपिक शुरू किया जाएगा, किसका, हाँ अभी ट्रांसफॉर्मेशन का ही अगला टॉपिक शुरू होगा, ठीक है बच्चा। अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलना, इसको कल आपको पढ़ाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।